नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ममता बघेल। चले बात करेंगे खबरों की। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों को अंक देने का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। इस फॉर्मूले के हिसाब से 2-3 सालों के औसत अंक के आधार पर 12वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने कोर्ट को बताया कि 31 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। इसके पहले 3 जून को सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी थी कि कोरोना के मद्देनजर इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस फैसले की सराहना की थी। 2 हफ्ते का समय दिया था। इसके बाद सीबीएसई ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी के निष्कर्ष कोर्ट में रखे गए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच को बताया कि कमेटी ने इस बात को ध्यान में रखा है कि छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके। स्कूल किसी के साथ पक्षपात करके उसे अधिक अंक देने की कोशिश ना करे। जनरल ने आगे कहा कि कोई स्कूल अपने छात्रों को अधिक अंक देकर उनका रिजल्ट बेहतर बनाने की स्कूल कोशिश ना करे। इसकी निगरानी एक रिजल्ट कमेटी करेगी। इस कमेटी भी ये देखेगी कि छात्रों को सही तरीके से अंक दिए गए हैं। इस तरह की कमेटी में दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को भी रखा जाएगा ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फरीदाबाद के खोरी गांव के वन क्षेत्र में स्थित करीब 10,000 घरों को 6 हफ्ते के भीतर ढहाने का अपना पूर्व आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने यह आदेश दिया कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में ढहाने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने कहा, हमारी राय में इस चरण पर न्यायालय पर दखल देने का कोई कारण नहीं बनता। वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्टा ने पीठ से कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में ढहाने की कार्यवाही न की जाए। वहां अधिकृत प्रवासी मजदूर रहते हैं और संकट के इस दौर में वे बेघर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि निगम पुनर्वास योजना के लिए यहाँ रहने वाले लोगों के दस्तावेजों को स्वीकार नहीं कर रहा है। जवाब में पीठ ने कहा कि ढहाने की कार्यवाही को हम नहीं रोक सकते। लोगों के पास वन भूमि खाली करने का पर्याप्त अवसर था। पिछले 6 सालों से ये सब कुछ चल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का ये दावा झूठा है कि उसने राम मंदिर के लिए बाजार कीमतों में सस्ती दरों पर भूमि खरीदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बाजार की वर्तमान कीमतों पर भूमि की खरीद करता तो उसे कम से कम 24,000 वर्ग मीटर भूमि मिल सकती थी, जबकि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए चुकाकर केवल 12,000 रुपये मीटर भूमि खरीदी है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने संजय सिंह के इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। संगठन ने कहा कि अगर संजय सिंह के पास प्रमाणिक दस्तावेज हैं तो उन्होंने इस खरीद के विरुद्ध आज तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई। वहीं संजय सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद अब तक भूमि के इस घोटाले का ये कहकर बचाव करता रहा कि उसने ये भूमि बाजार से कम कीमतों पर खरीदी है, लेकिन ये बचाव तथ्यों के आधार पर बिल्कुल गलत है। ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई भूमि के ठीक बगल में भूमि उससे बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अगर आज के बाजार भाव पर भूमि खरीद की जाए तो उसे 18.5 करोड़ रुपए में 24,000 वर्ग मीटर भूमि खरीदी जा सकती है, जबकि ट्रस्ट ने इस कीमत को चुकाकर केवल 12,000 वर्ग मीटर भूमि ही खरीदी है। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि विहिप का ये दावा भी झूठा है कि हरीश पाठक और अंसारी के बीच हुए समझौतों के कारण अंसारी भूमि सीधे ट्रस्ट को नहीं बेच सकता। संजय सिंह ने एक दस्तावेज के सहारे दावा किया है कि हरीश पाठक और अंसारी के बीच में ये एग्रीमेंट 18 मार्च को पहले ही रद्द हो चुका था, लेकिन बाद में नया एग्रीमेंट बनाया गया है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद महाराज ने कहा कि जो लोग राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वह रसीद दिखाकर अपना चंदा वापस ले लें। उन्होंने कहा कि जो नेता आरोप लगा रहे हैं वो वही नेता हैं जिन्होंने पूर्व में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। महाराज ने कहा कि वे बाबरी मस्जिद के पास किसी को भी नहीं जाने देंगे। राम मंदिर स्थल पर एक भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे लोगों के पास निराधार आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। महाराज ने कहा कि जहां तक चंपत राय की बात है तो उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना सही नहीं है। फिर भी यदि आपके संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए कुछ दान किया है तो वह रसीद दिखाकर अपना दान वापस ले सकते हैं।
अखिलेश यादव ने दान दिया है तो वह अपना दान वापस ले सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का कड़ा विरोध किया था। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें ले चुकी है और सरकार बेवजह के मुद्दे गढ़ने की बजाय सभी भारतीय नागरिकों का टीकाकरण करने के राजधर्म का पालन करना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने टीके की पहली खुराक ले ली है और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोविड से पूरी तरह से सेहतमंद होने के बाद चिकित्सकों की सलाह पर टीका लगवाएंगे। उन्होंने ये टिप्पणी उस वक्त की है जब बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से सवाल किया गया कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने टीके लगवाए हैं। सुरजेवाला ने कहा, फिजूल के मुद्दे करने की बजाय मोदी सरकार को रोजाना 80 लाख से 1 करोड़ भारतीय नागरिकों को टीका लगवाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि 31 दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य पूरा हो सके। पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में पुलिस थाने के बाहर एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने हनी ट्रैप के मामले से परेशान होकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। हनी ट्रैप का शिकार बने एक व्यक्ति को उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 55 वर्षीय शंकर नरूला, जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 16 की सैनिक कॉलोनी का रहने वाला था, पिछले कुछ समय से दिल्ली की रहने वाली एक लड़की के द्वारा उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ हनी ट्रैप किया गया और अब उसको तरह तरह से डरा धमका कर ब्लैकमेल किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है संजय राणा ने इस मामले की शिकायत सेक्टर 17 की अपराध जांच शाखा पुलिस को दी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्यवाही होती न देखी तो परेशान होकर संजय नरूला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के लोगों द्वारा पुलिस पर समय रहते कार्यवाही न करने का भी आरोप लगाया गया है। नरूला मेरे बड़े ब्रदर हैं, ये शंकर नरूला। 2-3 दिन से इनको कोई थ्रेट कॉल्स आ रही थी, जिनके कारण वो 17 सेक्टर CIA में अपने वकील के साथ बार बार आ रहे थे। बट उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि हम चलते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन थ्रेट कॉल्स इतनी आ गई कि वो डर गए। तो घर का नंबर भी है, वो सबको मार डालेंगे। और पुलिस ने जो भी कार्रवाई बिल्कुल नहीं की। उन्होंने ये बोला कल जाने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमारे पास लेडीज और जैसे हालात तस्दीक करके जैसे हमें कंप्लेंट्स मिलेंगी उस हिसाब से इसकी FIR दर्ज करके परिजन कह रहे हैं सुसाइड कर लिया है। हनी ट्रैप कॉल का हनी ट्रैप का ये एक्सटॉर्शन का है। अभी हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जैसे ही आती है तो उस पर कंप्लेंट में हम FIR रजिस्टर करके आगामी कार्रवाई करेंगे। आपको जो शिकायत दी गई थी, इन्होंने कह रहे हैं शिकायत देने, क्या उसमें थ्रेट कॉल का कोई जिक्र है? नहीं, हमारे पास अभी कंप्लेंट नहीं आई है। अभी इनको पोस्टमार्टम के लिए रखवा रहे हैं बॉडी को। उसके बाद जो घर वाले हमें दरखास्त देंगे उसके बाद फिर कार्रवाई। परिजनों तो कह रहे हैं सारी कंप्लेंट दे रखी है, उनमें नंबर नहीं। सोशल मीडिया पर फैल रही राम जन्मभूमि घोटाले की खबर अब फरीदाबाद में भी तूल पकड़ने लगी है। फरीदाबाद के हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि पार्लियामेंट सदस्य संजय सिंह और फरीदाबाद के हरेंद्र सिंह पर राष्ट्रीय विरोधी एवं धार्मिक वैमनस्य को फैलाने के चलते FIR दर्ज की जाए। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि पार्लियामेंट सदस्य संजय सिंह आस्था से जुड़े हुए धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें कष्ट हो रहा है और मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। फरीदाबाद सेक्टर 21 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देते हुए कहा कि पार्लियामेंट सदस्य संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए जमीन पहले RSS और भाजपा के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी है, जो कि सरासर गलत है। आपको जानकारी दे दें कि 2011 में श्री राम जन्मभूमि के लिए खरीदी गई जमीन अंसारी नाम के व्यक्ति ने उस वक्त के रेट के अनुसार 2 करोड़ पर मिली थी और आज उस जमीन का रेट बढ़ जाने के चलते ही उसे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। इस बीच में RSS और भाजपा का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी पार्लियामेंट सदस्य संजय सिंह और फरीदाबाद के हरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों आस्था से जुड़े धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वे चाहते हैं कि दोनों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, जिसको लेकर पुलिस आयुक्त ने भी उन्हें जांच पड़ताल करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और अपनी वीडियो बना के भेजे। जैसे संजय सिंह है जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, उन्होंने भी, और एक हमारे फरीदाबाद का एडवोकेट है हरेंद्र सोरोत, वो भी सोशल मीडिया फेसबुक पे इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही कोई वही उसके पास तथ्य हैं कि भाई ये इसमें संघ ने या विश्व हिंदू परिषद ने या BJP ने घोटाला किया है।
और इसलिए हम सीपी साहब के पास कंप्लेंट करने आए हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर घेर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दिया, जिन लोगों ने कभी राम मंदिर के लिए हमेशा राम मंदिर के खिलाफ खड़े रहे, वो आज कह रहे हैं कि भाई इन संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने और भाजपा ने जमीन के सदस्य और हरेंद्र सिंह ने एक झूठी अफवाह फैला रखी है राम मंदिर की जो भूमि परचेज हुई है उसके बारे में। उन्होंने ये बताया है कि जो है ना, पहले ज़मीन 2 करोड़ में खरीदी गई और अब 18.5 करोड़ में तुरंत ले ली गई है संघ के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से, और इतना सारा पैसा इन लोगों ने गबन कर लिया है। तो हम उसके बारे में पूरे साक्ष्य लेके सीपी साहब को यहाँ कंप्लेंट देने ये आए हैं कि इन लोगों ने जो भ्रमित किया है, हम लोगों की आस्था पे चोट की है और हम लोग इससे बहुत दुखी हैं। इसलिए हम इन्हें बताने आए हैं, इनसे निवेदन करने आए हैं कि इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए और हिंदुओं की भावनाओं को और ठेस न पहुंची जाए, और मंदिर के बनने में जो भी ये बात करेंगे अगली खबर की। स्कूल खोलने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ के बैनर तले प्राइवेट स्कूल संचालकों ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। निजी स्कूल संचालकों की मांग है कि कोरोना महामारी में वे पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। अध्यापकों ने कहा, जिस प्रकार से अन्य दुकानें, बाजार व उद्योग खुले हैं तो स्कूलों को भी खोला जाए। अध्यापकों ने कहा, वह सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करेंगे। पानीपत के लघु सचिवालय में एकजुट हुए स्कूल संचालकों ने सरकार से मांग की है कि स्कूल खोले जाएं। पत्रकार वार्ता के दौरान प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यापकों ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में कोई कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। कोरोना महामारी के कारण कई महीनों से स्कूल बंद होने के कारण प्राइवेट स्कूल संचालक परेशान है। कोरोना की आड़ लेकर फिर दोबारा स्कूल बंद करना प्राइवेट स्कूलों के भविष्य के लिए ठीक नहीं। प्राइवेट स्कूल आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। स्कूल बंद होने के कारण शिक्षकों के वेतन की अदायगी नहीं हो रही है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को हर माह वेतन दिया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के पास आर्थिक बसों के टैक्स व अन्य खर्चों के कारण परेशानी हो रही है। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ सरकार ही कर सकती है। जब सरकारी स्कूल बंद होने के बाद सरकार वेतन दे रही है तो प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को भी सरकार अपने कोष से वेतन दे ताकि उनका जीवन यापन हो सके। क्योंकि शिक्षा बहुत ही अधिक प्रभावित हो रही है। इसके दूरगामी दुष्परिणाम सामने आएंगे अगर और ज़्यादा स्कूलों को बंद रखा गया तो। अभी 2 दिन पहले यूनिसेफ और WHO के अध्यक्ष जो हैं उनकी भी एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। उसमें भी इन्होंने कहा है कि स्कूलों को खोलने पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। यदि स्कूल बहुत जल्दी नहीं खोले गए तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम सामने आएंगे। तो हमने सरकार से अनुरोध किया है, CM साहब से, शिक्षा मंत्री जी से, कि SOP की हिदायतों को जारी करते हुए, SOP का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने के। सर, आज ज्ञापन दिया है जी सर, इसी के माध्यम से। जी सर, क्या कहेंगे? सर, ज्ञापन में यही हमने अपनी डिमांड रखी है कि जैसे सभी प्रकार के कार्य जो है अब सुचारू रूप से चल पड़े हैं, सभी शॉपिंग मॉल, दुकानें और भी अन्य बिजनेस अपने प्रोग्रेस पर हैं, तो स्कूलों का बिजनेस लगभग 2 साल से जो है वो डर्रे पर आ चुका है। और बच्चे, आपका ही कल पत्रकार में मैंने देखा था, एक मोदी ने छापा था जयपुर के अंदर कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर बच्चों की राइटिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और राइटिंग में लिखा था कि हमने जो है 78 स्टूडेंट्स का जो है हमने सर्वे किया, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स ने तो जो है राइटिंग करना भूल गए, वो लिखना तक भूल गए हैं। तो सुनने की जो पावर है वो भी जो है बच्चे जो है मेमोरी नहीं रह पाती। ऑनलाइन जो है एक प्रकार से केवल एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे जो है फिजिकली एजुकेशन के बगैर शिक्षा नहीं ले जा सकती। तो हमने निवेदन किया। बात करेंगे खबर की। महम के गांव सहमान में बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने अपने घर में बैठे 3 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे अपने ससुराल आए हरियाणा पुलिस के जवान सहित 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक युवक रोहित को 16 गोली लगी। उसे इलाज के लिए रोहतक PGI ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान अनीश को छाती व पैर व संदीप को भी छाती व पैर में गोली लगी। रोहित व अनीश उनको इलाज के लिए PGI ले जाया गया, जबकि संदीप को निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जैसे ही पुलिस को इस फायरिंग की सूचना मिली, महम थाना पुलिस मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी। मौके से पुलिस को करीब गोलियों के 30 खोल बरामद किए हैं पुलिस ने। घायल अनीस ने बताया कि वह अपने ससुराल में अपने संदीप व रोहित के पास घर में बैठा हुआ था। अचानक 3 बाइकों पर सवार होकर आए युवकों ने
फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर एक बाइक को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। जितने वहां बैठे हुए थे सब पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। हाँ सर, क्या मामला है? ये गांव सामण में कल देर शाम 8:30 और 9 बजे के बीच में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, जिसमें रोहित, संदीप और अनीस 3 जो लड़के हैं उनको जो फायर आर्म से इंज आई है, जिसमें रोहित की डेथ हो गई है, जिसमें रोहित के फादर के बयान पर मुकदमा दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वजह रंजिश पहले फेसबुक पर कोई बोलने से रिलेटेड बता रहे हैं, जिसमें सभी का जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जो भी और वजह आती है उसको बारे इन्वेस्टिगेशन फाइल पर लाई। हमलावरों की संख्या कितनी? हम लोग अभी मैं मौके उधर स्टेट जो मदरज FIR के मुताबिक हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना वायरस की दूसरी वेव के चलते ब्लैक फंगस बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। करनाल का कल्पना चावला अस्पताल 6 जिलों सहित दिल्ली व उत्तर प्रदेश से आए ब्लैक फंगस के मरीजों को सफल इलाज दे रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगदीश दुरेजा ने बताया कि करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और केथल 6 जिलों से ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 151 ब्लैक फंगस के मरीज करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में आए हैं, जिनमें से अभी तक 22 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 39 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11 मरीजों की सफल सर्जरी की जा चुकी है। अभी कुल 80 मरीज अस्पताल में दाखिल है, जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर जगदीश दुरेजा ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार अस्पताल में ब्लैक फंगस बीमारी के मरीजों के लिए 75 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य बेड और भी लगाए गए हैं। टीम ने अस्पताल में दाखिल ब्लैक फंगस के मरीजों के परिजनों से बात की है। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा तमाम इलाज मरीजों के लिए उपलब्ध करवाया गया है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। और उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और हमारा अम्बाला और पंचकुला, तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो हैं हमारा टर्शियरी केयर रेफरल सेंटर है। इन्हीं सभी डिस्ट्रिक्ट से जो मरीज़ हैं ब्लैक फंगस के कल्पना चावला में आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दिल्ली से और यूपी से भी मरीज़ आते हैं, उनका भी इलाज यहाँ चलता है। रही बात आप जो पूछ रहे हैं ट्रीटमेंट की, इनका जो कारगर दवाई होती है वो जो एम्फोटेरिसिन होती है। एम्फोटेरिसिन भी जैसे ही हमारे मरीजों का ये कल्चर रिपोर्ट या जो KOH टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनका एक गवर्नमेंट का परफॉर्मा है जो भर के सरकार को भेज दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली शाम को या लेट इवनिंग में हमारे वेयर हाउस में दवाई आ जाती है और उस पेशेंट। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत जिला शहरी विकास निकाय भिवानी लघु सचिवालय स्थित DRDA हॉल में 28 लोगों के इंटरव्यू लिए गए। इस योजना के तहत आवेदन करने वालों की संख्या 40 थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए 28 लोग पहुंचे। जो भी पात्र लोग यहाँ पहुंचे थे, उनका इंटरव्यू लेने के पश्चात बैंकों के लिए उनकी सूची भेज दी गई है। 28 में से 23 से 24 लोगों का ही चयन किया गया है। इस स्कीम के तहत BPL परिवार के पात्रों को छोटा बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है, जिसमें पात्र 2 लाख तक के लोन बैंकों से ले सकते हैं, जिससे वे अपना कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किराना की दुकानें, मनिहार की दुकान, बूटी चश्मे की दुकान या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकते हैं। इससे लोगों को फायदा होता है कि किसी की नौकरी करने की बजाय वे अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं और धीरे धीरे वे अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। कितने लोगों का? आज 40 लोगों का इंटरव्यू ले गया NULM स्कीम के तहत, जिसमें से 40 लोगों में से 28 लोग आए और 12 एब्सेंट थे। तो क्या कहते हैं 28 का इंटरव्यू ले लिया गया और उनके जो भी उसमें से एलिजिबल है उनका लोन बैंकों को भेज दिया जाएगा और मेरिट के आधार पे किया जाएगा। सर कितने लोगों को चयन किया गया? कितने लोगों का चयन किया गया? चयन उसमें 28 में से 23-24 का किया गया। तो सर किस प्रकार के लोन दे रहे हैं? ये छोटे लोन्स होते हैं, जैसे किराना शॉप हो गए, मनिहारी शॉप हो गई, बुटीक का हो गया, कपड़े की दुकान है, ऑप्टिकल है, ऐनक की दुकान थी एक। माना जा सकता है इस प्रकार के लोन से अपनी जिंदगी का खर्चा निकाल लेंगे जी, गुजारा हो सकता है। हाँ, उसमें से अगर कमाएंगे डेली बेसिस पे गुजारा हो सकता है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, कभी किसी के पास काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं,
अपना काम करेंगे तो कमाएंगे। संरक्षक डॉक्टर अशोक गिरी महाराज की उपस्थिति में ट्रस्ट को गौ सेवा के लिए एक एम्बुलेंस भेंट की गई है। शनिचर गिरी आश्रम में सांसद के द्वारा ट्रस्ट को एम्बुलेंस भेंट दी गई है। इसका संचालक गौ रक्षा दल भिवानी द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि गाय की पूजा और सच्चे दिल से सेवा करने से सारे दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग दोष दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है। उन्होंने कहा कि गाय माता की सेवा करें, सच्चे दिल से उनकी पूजा करें। भिवानी को एक एम्बुलेंस भेंट की गई है। इस एम्बुलेंस को भिवानी के शहर गिरिधाम आश्रम मंदिर में महंत अशोक गिरी महाराज जी के सानिध्य में इस एम्बुलेंस को गौ रक्षा दल भिवानी को सौंपा गया। इस एम्बुलेंस के आने से कोई भी बेसहारा दिव्यांग माता सड़क पर है, भूखी प्यासी ना रहे। इसके लिए गौशाला के प्रतिनिधियों और सामाजिक लोगों को बेसहारा गोवंश को गौशाला तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। माता का प्रताप है और इन बच्चों की, हमारे जो गोरक्षा दल भिवानी लड़के हैं, इनकी सेवाओं का ये प्रताप है जो आज हमारे को है ना। आज एमपी साहब ने पिछले 2016 में तो हमारे को एमएलए साहब ने दी थी गाड़ी जब वो मंत्री थे, और अब की बार एमपी साहब ने हमारे को गाड़ी दी है और इसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लगातार महाराज अशोक गिरी जी के सानिध्य में ये सेवा कर रहे हैं। जितने भी हमारे लड़के हैं लगातार इनकी सानिध्य में भी सेवा कर रहे हैं। तो आज हमारे को एक एम्बुलेंस और मिल गई जिससे हमारे को और ज़्यादा फायदा होगा। तो आपके पास अब कितनी एम्बुलेंस और? अब हमारे पास 2 हो गई हैं। पहले 2016 की तो मंत्री जी घनश्याम जी ने दी थी हमारे को, और आज अब एमपी साहब। और भाई संजय परमार और इसकी टीम जिस भावना से लगी हुई है, क्योंकि आज गौ रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। और इस बीमारी में भी आपने देख लिया होगा, कोविड जैसी बीमारी में भी गौों से जब वो गौमूत्र था, गौ का दूध था, वो एक अमृत के तौर पर यूज़ किया गया। तो मैं संजय को भी, सारी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये जिस लगन से सारा अपना घर का काम छोड़ के लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे आपको। इसलिए क्योंकि अपना शहर एक धनाढ़ लोगों का भी शहर है, वो दान के अंदर भी बहुत विश्वास रखते हैं। बीवीएम न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज़। नमस्कार।